आज का टॉपिक है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्लास 10 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हुआ करता है और एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि जब से कंप्लीट सिलेबस कर दिया गया है तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये भी क्लास 10 के लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो हम इस टॉपिक में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे उनको कवर करने की कोशिश करेंगे और कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करेंगे कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्या होता है। रिएक्शन का मतलब होता है मिल जाना। तो जब एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस से मिलता है तो जो भी कंडीशन हो तो वहाँ पे ये जो प्रोसेस है वो प्रोसेस रिएक्शन कहलाता है। और जब इस रिएक्शन को इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं तो ये हमारा इक्वेशन कहलाता है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो ये केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन एनी प्रोसेस दैट इन्वॉल्व द अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस और conversion of reactant to the product is defined as the chemical reaction। कि केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंस मिलते हैं, मिलकर एक नए प्रोडक्ट को बनाते हैं। तो ये प्रोसेस केमिकल रिएक्शन कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम यहाँ पर बोले तो ये जो हम यहाँ पे चीज़ें देख सकते हैं, जैसे अगर कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो वहाँ पे चेंज इन स्टेट हो सकता है, उसकी अवस्था में चेंज आ सकता है, उसके स्टेट में चेंज आ सकता है। मतलब जैसे मेल्टिंग पॉइंट है उसमें बदल सकता है। तो चेंज इन स्टेट, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इनटू वाटर, ये भी एक केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है कि अब जो आइस होता है वो वाटर में तब्दील होता है तो स्टेट चेंज कर जाता है, चेंज इन कलर। बहुत सारे ऐसे रिएक्शन हैं जिसमें कलर चेंजिंग देखने को मिलता है, जैसे आयरन रस्टिंग विच हैज़ द कलर चेंज फ्रॉम सिल्वर टू द रेडिश ब्राउन। अब यहाँ पे आयरन है, जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो मॉइस्चर के इसमें तो वाटर के प्रेजेंस में तो वहाँ पे हाइड्रेटेड आयरन बनाता है, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, जिसको कि हम लोग रस्ट बोलते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे एग्जाम्पल है हमारे केमिकल रिएक्शन का। जो तीसरी चीज़ें यहाँ पे है हमारी वो है चेंज इन द टेम्परेचर। केमिकल रिएक्शन से टेम्परेचर में भी चेंज आ सकता है। देर आर द टू टाइप ऑफ रिएक्शन। अगर टेम्परेचर चेंज के बेसिस पे रिएक्शन को दिखे तो वो हमारे पास दो तरीके के हो जाते हैं। एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है और एक हमारा इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है और एक इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो ये यहाँ पे हम देख रहे हैं तो ये टेम्परेचर के बेसिस पे होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन दोज प्रोसेस इन विच द एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो यहाँ पर देखेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होंगे जिसमें क्या होगा, हीट जो है वो इवॉल्व होगा, हीट निकलेगा केमिकल रिएक्शन होने के बाद। केमिकल रिएक्शन का प्रोसेस को होने के लिए वहाँ पे हीट की ज़रूरत नहीं होगी, मतलब कि विदाउट हीट होगा वो का रिएक्शन और उसके बाद जो है वहाँ पे हीट जनरेट हो जाएगा। जैसे अब यहाँ पे एग्जांपल अगर हम देखें तो एग्जांपल यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो जैसे हम मान के कंबशन रिएक्शन है, कंबशन जैसे कोई सब्सटेंस अगर जलता है तो जो जलने का रिएक्शन होता है, तो कोई भी सब्सटेंस जब जलता है, बर्निंग होता है, तो उसके बाद हीट और लाइट को प्रोड्यूस करता है। तो हीट प्रोड्यूस करता है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। तो सबसे पहला रिएक्शन जो है हमारा कंबशन, कंबशन क्या होगा? तो कंबशन जो है हमारा वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। जैसे अब कंबशन होता है, अब हम लोग एलपीजी गैस यूज़ करते हैं। तो एलपीजी गैस के अंदर में जो मेनली होता है वो हमारा उसके अंदर जो गैसेस होते हैं, तो जैसे अगर एग्जांपल ले ले तो मीथेन गैस भी है। मीथेन गैस भी घरेलू गैस में लिए डोमेस्टिक गैस के लिए यूज़ किया जाता है। ऐसे एलपीजी में जो गैस यूज़ किया जाता है ब्यूटेन होता है, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन होता है, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन, मतलब वो हाइड्रोकार्बन्स है, जिसको हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में डिटेल में देखेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे अगर हम बात करें तो मीथेन है, मीथेन का फॉर्मूला CH4 होता है। और यहाँ पे अगर CH4 जो है वो रिएक्शन करता है ऑक्सीजन से, मतलब एक कंबशन होगा तो ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा।
तो यहाँ पे हमारा बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा, वाटर मॉलिक्यूल्स बनाएगा और हीट को जनरेट करेगा। जो हमारी तीसरी चीज़ें होंगे वो हमारा होगा, जैसे एक होगा थर्माइट रिएक्शन है हमारे पास में, तो यहाँ देखेंगे कि ये रिएक्शन करेगा, तो ये थर्माइट रिएक्शन भी जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो कम्बिनेशंस आर जनरली एक्सोथर्मिक इन नेचर एंड decomposition of organic matter into compost is the example of exothermic reaction। जितना भी कम्बिनेशन रिएक्शन होता है, ज़्यादातर कम्बिनेशन रिएक्शन मैक्सिमम जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। इसके बाद हमारा दूसरा रिएक्शन आता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन एक्सोथर्मिक का रेसिप्रोकल होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट इवॉल्व होता है आफ्टर रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंसेस, लेकिन यहाँ पे रिएक्शन करने के लिए हीट की ज़रूरत पड़ेगी, पहले ही हीट की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये जो है हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन दोस्त विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन जिसमें एनर्जी क्या है एब्जॉर्ब किया जाता है, तो इंडोथर्मिक होता है। अब जैसे एग्जांपल हम मानकर चलते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है हमारे पास में, तो ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है, उसको गर्म करना है, हीटिंग कीजिए, हीटिंग करने हैं तो ये दो मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स में और कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स में। तो ये ऐसे रिएक्शन को ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये हमारा क्या है इंडोथर्मिक रिएक्शन है, चूँकि कैल्शियम कार्बोनेट को हमें क्या करना होगा हीट करना होगा, हीट करेंगे उसके बाद ही ये जा कर के कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगा, अदरवाइज एग्जाम्पल नहीं हो सकता है। दूसरी चीज़ें यहाँ पे देखेंगे, जैसे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, ये वाटर के साथ मिलेगा सनलाइट और क्लोरोफिल के साथ में, तो यहाँ पे जो है ग्लूकोज बनाएगा और ऑक्सीजन की एबिलिटी को देगा। तो यहाँ पे है ये जो रिएक्शन है हमारा सेकंड वाला, ये रिएक्शन भी हमारा इंडोथर्मिक का एग्जाम्पल है, जो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ये जो पेड़ पौधे होते हैं वो जो अपना फूड्स प्रिपेयर करते हैं, उसके लिए जो रिएक्शन होता है वो यही रिएक्शन है, जो क्लोरोफिल और सनलाइट की मदद में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज़ करके और वाटर का इस्तेमाल करके किया जाता है ग्लूकोज को बनाने के लिए। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जो तीसरी प्रॉपर्टी है हमारे केमिकल रिएक्शन की, वो प्रॉपर्टी ये है कि इवोल्यूशन ऑफ एनी गैसेस से भी केमिकल रिएक्शन होगा तो वहाँ से हो सकता है, ज़्यादातर कंडीशन में गैस का इवोल्यूशन होता है, चाहे वो किसी भी टाइप की गैसेस हो। जैसे इससे पहले हमने देखा है यहाँ पे कि यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हो रहा है, जो हम लोग ब्रीथिंग करते हैं, तो यही रिएक्शन के थ्रू ऑक्सीजन बनता है पेड़ पौधे में और हम लोग ब्रीथिंग करते हैं, इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे बन रहा है। तो ऐसे ही कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर होता है तो उस केमिकल रिएक्शन में वहाँ पे गैस का इवोल्यूशन भी होता है, ये केमिकल रिएक्शन की अपनी एक प्रॉपर्टी है। अब जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने एक जिंक को लिया है और जिंक जो है वो रिएक्शन करेगा किस चीज़ से, सल्फ्यूरिक एसिड से कराते हैं H2SO4 से। तो सल्फ्यूरिक एसिड तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। इससे पहले एसिड बेस एंड सॉल्ट के जो चैप्टर थे उसके लेक्चर में हमने देखा था। तो जिंक से रिएक्शन करेगा तो जिंक सल्फेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस जो है यहाँ से इवॉल्व होता है, तो ये हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व हो रहा है, तो ये भी केमिकल रिएक्शन की प्रॉपर्टी है। अब दूसरी इसकी बात की चीज़ें जो है वो है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, कि व्हेन अ सॉल्युबल कार्बोनेट रिएक्ट विद द बेरियम और द बेरियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट इज ऑब्जर्व। तो वहाँ पे देखेंगे कि क्या जो हमारा कार्बोनेट है, सॉल्युबल जो कार्बोनेट होगा अगर उसको बेरियम से रिएक्शन करेंगे या फिर बेरियम कार्बोनेट से, तो वहाँ पे देखेंगे कि क्या हो जाएगा कि प्रेसिपिटेट हमें देखने के लिए मिलता है। तो ये भी जो है केमिकल रिएक्शन की प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे केमिकल रिएक्शन जो चेंज अकर करता है, तो केमिकल रिएक्शन की वजह से जो चेंज आ सकता है वो चेंज हमारा चेंज इन स्टेट हो सकता है, उसके कलर में चेंज आ सकता है, टेम्परेचर में चेंज आ सकता है और टेम्परेचर में चेंज आ सकता है। और जो उससे आगे की चीज़ें होगी वो भी यहाँ पे देखेंगे कि टेम्परेचर में चेंज आएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है
तो यहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ गैस हो जाएगा, तो इवोल्यूशन ऑफ गैस होगा और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो ये 6 जो है यहाँ पे केमिकल रिएक्शन की अपनी प्रॉपर्टीज़ है, और केमिकल रिएक्शन जब भी फॉर्म होता है इस 6 प्रॉपर्टी में कोई ना कोई प्रॉपर्टी उसमें होना ज़रूरी होता है। बट ये ज़रूरी नहीं है कि टोटल 6 इसकी 6 प्रॉपर्टीज़ जो है एक ही केमिकल रिएक्शन में लग जाएगी। स्टेट भी चेंज कर जाएगा, कलर भी चेंज होगा, इवोल्यूशन गैस भी होगा, प्रेसिपिटेट भी बन जाएगा, एक्सोथर्मिक भी होगा। एंडोथर्मिक मीन्स टेम्परेचर भी चेंज होगा। तो ऐसे ज़रूरी नहीं है कि हर केमिकल रिएक्शन जो है वो कंप्लीट चेंज देगा, लेकिन ये जो 6 केमिकल रिएक्शन की प्रॉपर्टी है, यही 6 प्रॉपर्टी में से 2-3 प्रॉपर्टी, 4 प्रॉपर्टी, एक ही प्रॉपर्टी जो है कोई ना कोई प्रॉपर्टी को उस केमिकल रिएक्शन में होना ज़रूरी हो जाता है और होता ही है। अगर हम यहाँ पर डिटेल में चेंज इन स्टेट की अगर बात करें, तो चेंज इन स्टेट की बात करने के लिए कि सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय द चेंज इन स्टेट। आप जैसे देखे थे मेल्टिंग ऑफ आइस, लेकिन यहाँ पे देखेंगे इवन द वैक्स इज बर्न, जब हम वैक्स को जलाते हैं इन द फॉर्म ऑफ द वैक्स कैंडल, देन द वाटर एंड द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज फॉर्म्ड। तो चेंज इन द स्टेट होगा क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो हमारा हो जाएगा वो तो गैस के फॉर्म में हो जाएगा, और वाटर जो है वो हमारा वेपर या फिर लिक्विड के फॉर्म में बनेगा। तो ज़्यादातर वेपर के फॉर्म में बनता है, तो ये हमारा हो जाएगा। इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो वैक्स है कि लिक्विड, वेर इज द कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगा। लेकिन यहाँ पे चेंज इन स्टेट में अगर देखेंगे तो फिजिकल चेंज भी आता है। फिजिकल चेंज अगर बोलेंगे तो फिजिकल चेंज इन दिस चेंज आइडेंटिटी ऑफ द सब्सटेंस रिमेन्स द चेंज। अगर चेंज इन स्टेट की बात करें तो ये फिजिकल चेंज होता है, ठीक है। चेंज इन स्टेट जो है वो फिजिकल चेंज भी होता है, लेकिन केमिकल रिएक्शन होता है तो वहाँ पे वो केमिकल चेंज के साथ में स्टेट का चेंज हो जाना वो केमिकल चेंज होता है, नॉट द फिजिकल चेंज। क्योंकि फिजिकल चेंज में क्या होता है कि उसकी जो सब्सटेंस हो या कोई भी सब्सटेंस हो तो वहाँ पे उसकी आइडेंटिटी जो है वो बनी रहती है। अब जैसे मानकर चलते हैं कि एक हमारे पास आ, हमारे एक कोई एग्जांपल ले लेते हैं। अब हमारे पास एक कांच का गिलास है, शीशे का गिलास है। अब वो ब्रेक कर जाता है, तो ब्रेक करने के बाद भी जो है वो गिलास रहेगा, शीशा ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि हाँ ब्रेक हो जाएगा उसके फिजिकल चेंज हो गया, उसके बॉडी में चेंज आ गया तो वो गिलास से कोई और सब्सटेंस बन जाएगा, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये फिजिकल चेंज होता है, तो फिजिकल चेंज में उस सब्सटेंस की अपनी आइडेंटिटी जो है बरकरार होती है। ऐसे ही एग्जांपल में हम देख रहे हैं जैसे मेल्टिंग हो गया ऑफ आइस का या बॉइलिंग ऑफ आइस हो गया, तो वहाँ पे सिर्फ फिजिकल चेंज आता है। लेकिन अब यहाँ से आगे जो हम देखेंगे वो केमिकल चेंज को देख रहे हैं। तो केमिकल चेंज ऐसे चेंज को बोलते हैं जिसके अंदर उस सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टी है वो बदल जाती है। अब जैसे यहाँ पर देखेंगे आइडेंटिटी ऑफ द सब्सटेंस, देखिए चेंज द आइडेंटिटी ऑफ द सब्सटेंस रिमेन्स द सेम। ये तो फिजिकल की है, तो यहाँ पर है यहाँ पे कि द आइडेंटिटी ऑफ द सब्सटेंस चेंज्ड। बता चुके हैं कि इसके केमिकल रिएक्शन में सब्सटेंस की आइडेंटिटी जो है वो बदल जाएगी। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें जैसे कि अब यहाँ पे हमारे पास में हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पे अगर मिल करता है, यहाँ पे 2s2 है, मतलब 4 हाइड्रोजन है हमारे पास में। ये 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन से मिल जाएगा O2 से, तो यहाँ पे हमारा क्या बना देगा, वाटर का मॉलिक्यूल्स बना देता है H2O, ठीक है। और ये भी H2O मतलब 2s2 वाटर मॉलिक्यूल्स बना देता है। और ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ये केमिकल रिएक्शन है। अब यहाँ पे देखिएगा कि जिस टाइप से ये हाइड्रोजन एक गैस के अवस्था में होता है, हाइड्रोजन की अपनी एक अलग प्रॉपर्टी होती है कि हाइड्रोजन बहुत ही अच्छा फ्यूल माना जाता है, क्योंकि इस कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो इसकी 150 होती है, जो कि बहुत ही हाईएस्ट होती है। और जो गैस हम लोग यूज़ करते हैं लगभग 40 to 45 के आसपास में उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है। तो ये हाइड्रोजन गैस जो है वो 150 कैलोरीफिक वैल्यू रखता है, मतलब कम अमाउंट को भी बर्न करने पे ज़्यादा से ज़्यादा हीट हमें मिलेगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये गैस है, इसकी अपनी प्रॉपर्टी है। ऑक्सीजन गैस ब्रीथिंग के लिए यूज़ किया जाता है, और फिर ये जो है रस्टिंग के लिए भी ज़रूरी होता है, और बहुत सारी चीज़ों में ज़रूरी होती है। तो ऑक्सीजन गैस की अपना ये गैस अवस्था में है। लेकिन यहाँ पे अगर वाटर की बात करें तो जब केमिकल रिएक्शन होता है तो ये कम्प्लीटली न तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी रही है और न ही ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी है। अब ये प्रॉपर्टी बदलकर एक वाटर की प्रॉपर्टी हो जाती है,
और ये वाटर की जो प्रॉपर्टी है वो एक अलग ही प्रॉपर्टी है। तो ऐसे ही रिएक्शन को केमिकल रिएक्शन बोला जाता है। तो फिजिकल रिएक्शन में प्रॉपर्टी सेम होती है, जबकि केमिकल रिएक्शन में प्रॉपर्टी जो है बदल जाती है। तो ये केमिकल रिएक्शन की बात है। अब यहाँ पे केमिकल इक्वेशन पढ़ेंगे। तो केमिकल इक्वेशन क्या है? इक्वेशन का मतलब ही होता है कि ऐसी चीज़ें जिसको इक्वल किया जाए, कंपेयर किया जाए। तो अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे किसी भी रिएक्शन को कंपेयर करते हैं, मतलब कि रिएक्शन से पहले के सब्सटेंस को और रिएक्शन होने के बाद के सब्सटेंस को, तो यही प्रोसेस हमारा केमिकल इक्वेशन कहलाता है, अगर उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा जाए। तो अगर हम डिफिनेशन की बात करें तो द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन यूजिंग द सिंबल एंड द फॉर्मूला नोन एज द केमिकल इक्वेशन। अगर एग्जाम्पल बोलेंगे तो इसमें बोलेंगे रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट का एग्जाम्पल होगा कि रिएक्टेंट्स आर रिटन इन द लेफ्ट साइड वाइल वेयरएज और वाइल प्रोडक्ट आर रिटन इन द राइट साइड। तो ये यहाँ पे देखेंगे ये हमारा केमिकल इक्वेशन कहलाता है। तो केमिकल इक्वेशन में सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड होना चाहिए। अगर केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो वहाँ पे वो केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड होना चाहिए। क्योंकि इसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है कि जितना भी एटम्स होंगे रिएक्टेंट के पास में, उतने ही एटम्स जो है वो प्रोडक्ट के पास में होना चाहिए। अब जैसे एक तो वही बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहलाता है कि ऐसा केमिकल इक्वेशन होता है जिसमें नंबर ऑफ एटम्स इन्वॉल्व इन द रिएक्टेंट साइड इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट साइड में। अब यहाँ पे देखिए 3 एटम्स ऑफ आयरन लिया गया है और यहाँ पे 4 to the 8 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है और 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये हमारा आयरन 3 एटम्स मिल गया हुआ है, जो कि यहाँ पे भी 3 था, यहाँ पे 3 था, 3 मिल गया हुआ है। इससे आगे अगर हम यहाँ देखेंगे तो ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं हमारे पास में। देखिएगा ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं और इसकी इस पार्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन जो है वो 4 एटम्स के फॉर्म में यहाँ पे है। और इससे आगे अगर हम यहाँ देखें तो इससे आगे देखिए हाइड्रोजन 8 था, तो यहाँ पे 4 to the 8 है, हाइड्रोजन के एटम्स हैं। तो ये यहाँ पे देखेंगे कि नंबर ऑफ़ एटम्स जो है वो इक्वल है नंबर ऑफ़ एटम्स के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये चीज़ें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाता है, ये उसके एग्जाम्पल थे। अब यहाँ पे आता है कि कोई भी केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे करेंगे। तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए कई तरीके हैं, लेकिन हमें ध्यान इसी चीज़ का रखना होगा कि एटम्स नंबर ऑफ़ एटम्स इन द रिएक्टेंट ऑलवेज इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ़ एटम इन द प्रोडक्ट में। तो यहाँ पे सबसे पहला काम किया जाता है, एक एग्जाम्पल हमने लिया है और ये एग्जाम्पल को हमने यहाँ दिखाया है। ये एक एग्जाम्पल आप देखिए कि ये हमने आयरन का रिएक्शन कराया है वाटर के साथ में। तो यहाँ पे जो है फेरिक ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग जो है वो चीज़ें देख सकते हैं कि इधर आयरन का एटम 1 है, इधर आयरन का एटम 3 है इसमें, और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है एटम है, यहाँ पे 4 एटम्स है, हाइड्रोजन इधर यहाँ पे 2 एटम्स है और यहाँ पे 2 एटम्स है। इसका मतलब ये जो है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं है। तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक बॉक्स आप ड्रॉ करिए। हर बॉक्स के अंदर में जो सिंगल मॉलिक्यूल्स है उसके फॉर्मूले को लिखिए। जैसे हमने यहाँ पे आपके लिए लिखा है सिंगल मॉलिक्यूल्स के लिए जो मैंने आयरन के फॉर्मूले लिखे हैं, वाटर के फॉर्मूले लिखे हैं, जो प्रोडक्ट बन रहा है वो फार्मूला हमने लिखा है। तो अब यहाँ पे देखिएगा तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो जाएगा। सेकंड स्टेप में हमें क्या करना होगा, फाइंड आउट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट। तो हर तरफ में देखिए कितना एलिमेंट के हैं। जैसे मैंने बताया कि आयरन के 1 एटम्स है, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन और 1 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है यहाँ पे। तो यहाँ देखेंगे प्रोडक्ट साइड में भी देख लेंगे, तो दोनों तरफ के नोट कर लेंगे। फिर जो हमारा थर्ड स्टेप होगा उसमें स्टार्ट करेंगे बैलेंसिंग करना इक्वेशन को। कंपाउंड हैविंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स व्हाइल बैलेंसिंग डज नॉट अल्टर द फार्मूला। अब यहाँ पे देखिए कि जो सबसे ज़्यादा एटम्स है उसको हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लेंगे तो यहाँ देख रहे हैं कि इसके प्रोडक्ट साइड में क्या है कि हाइड्रोजन को लेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि सबसे ज़्यादा कौन है, तो सबसे ज़्यादा जो है वो ऑक्सीजन है। तो
तो ऑक्सीजन 4 है तो इस टर्म को, ऑक्सीजन वाले टर्म को रिएक्टेंट के 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। एक चीज़ हमने कर लिया। अब यहाँ पे देखिए 4 ऑक्सीजन था तो इस टर्म में यहाँ पे आपको जो है वो 4 ऑक्सीजन था, तो ये प्रोडक्ट में भी 4 ऑक्सीजन मिल गया हुआ है। यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन 8 है तो 8 हाइड्रोजन करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये 4 से मल्टीप्लाई इसके प्रोडक्ट को करना होगा। तो यहाँ पे देखेंगे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो है वो कम्बिनेशन हो चुका है। अब बच गया हुआ है हमारा आयरन। तो आयरन को जब हम देखेंगे तो 5वां स्टेप में देखेंगे कि इसके रिएक्टेंट में आयरन का जो है वो 3 है एटम्स, तो इसको 3 से प्रोडक्ट कर दीजिए। मतलब यहाँ पे जो हमारा केमिकल रिएक्शन लिया गया तो ये हमारा 6 में जो हमारा केमिकल इक्वेशन बन गया, ये केमिकल इक्वेशन हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट बराबर है नंबर ऑफ एटम इन द प्रोडक्ट के। तो ये एक सिंपल सा वे होता है जिसके तरीके से हम बैलेंस कर सकते हैं केमिकल इक्वेशन को। तो बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन जो है, अब यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन को देखते हैं। तो एक यहाँ पे देखिएगा रिडॉक्स रिएक्शन जिसपे आयनिक के कारण होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा बेसिक आयनिक फॉर्म है। तो यहाँ पे लिया गया है हमने लिया है आयरन को और उसको क्रोमियम ऑक्साइड से कराया है। तो यहाँ पे आयरन बना और क्रोमियम बना है। तो यहाँ पे आप देखिएगा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है और ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन होगा, तब जा कर के यहाँ पे आपको टोटल जो है रेडॉक्स रिएक्शन होगा। क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है, रेड का मतलब होता है रिडक्शन, रेड से मतलब होता है रिडक्शन, और यहाँ पे ऑक्स से मतलब होता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन होगा, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये रिएक्शन जो है हमारा वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हाफ ऑक्सीडेशन होगा हाफ रिडक्शन होगा, जिसके बारे में हम इसके अगले वीडियो में रिडक्शन रिएक्शन के बारे में और ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा लेंदी है, अभी इतना ही समझना है। तो यूज़ द रिएक्शन हाफ मेथड बैलेंस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा केमिकल रिएक्शन जो है वो बैलेंस हो चुका है। तो ये हुआ एक सिंपल सा मेथड है केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ पे अगर हम अब आगे देखेंगे तो डिफरेंट टाइप्स के रिएक्शन होते हैं, क्योंकि रिएक्शन सिर्फ एक ही टाइप के नहीं होते हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप ऑफ रिएक्शन में देखेंगे, जो कि एग्ज़ाम बेस से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और एग्ज़ाम में टाइप ऑफ रिएक्शन से क्वेश्चंस आते ही हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सबसे पहला जो है वो हमारा कम्बिनेशन रिएक्शन है। कम्बिनेशन का मतलब होता है मिल जाना। यहाँ पे कुछ ऐसा ही रिएक्शन होगा जिसमें कंबाइन किया जाएगा। तो ऐसे रिएक्शंस को बोलते हैं जिसमें दो या दो से ज़्यादा आप रिएक्टेंट को कंबाइन कराते हैं और वो मिल करके एक प्रोडक्ट देता है। मतलब यहाँ पे देखेंगे कि प्रोडक्ट में जो सब्सटेंस होंगे वो वन ही होंगे, लेकिन ये रिएक्टेंट में 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस होंगे। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, कम्बिनेशन रिएक्शन। अब यहाँ पे अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड का एग्जांपल लिया है और वाटर से रिएक्शन कराया है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया है। तो एक सॉल्यूशन हमारे पास आया, जबकि यहाँ पे हमने 2 सॉल्यूशन को फर्स्ट था और यहाँ पे सेकंड था। तो ये दो जो है यहाँ पे हमारे पास में रिएक्टेंट में 2 सब्सटेंस थे और उनसे मिलकर के प्रोडक्ट में एक ही सब्सटेंस को बनाया है। तो ये यहाँ पे हमारा कहला जाएगा कम्बिनेशन रिएक्शन। तो कम्बिनेशन रिएक्शन जो है, जैसे ही इससे पहले कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कम्बिनेशन रिएक्शन जनरली क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो ये भी रिएक्शन है एक्सोथर्मिक। यहाँ से हीट क्या होगा, जनरेट किया जाएगा। तो यहाँ से जो है वो हीट हमारा जनरेट होने लगेगा। जैसे ही कैल्शियम ऑक्साइड से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, तो जैसे हम लोग देखते हैं, हम लोग डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं, वाइट वाशिंग होती है। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो चूने की वाशिंग होती है, वाइट वाशिंग, तो कैसे कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, वाटर में रखने के बाद वो बहुत ही गर्म हो जाता है और बॉयलिंग होने लगता है, वही एक्सोथर्मिक रिएक्शन को दिखाता है और ये प्रोसेस ऑटोमेटिक होता है। अगर यहाँ पे अगर हम देखें, एक मैंने दूसरे एग्जांपल्स में ग्लूकोज लिया है कि ग्लूकोज को हमने ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया है तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बना है और यहाँ पे एनर्जी निकलती है। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के माध्यम से वो अपना जो फूड है वो खुद प्रिपेयर करते हैं।
तो अपने फूड को प्रिपेयर करने के लिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन का कम्बिनेशन करा करके वहाँ से रिएक्शन कराते हैं। तो जैसे अब हम लोग भी ग्लूकोज का यूज़ करते हैं एनर्जी लेने के लिए, क्योंकि जिसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो क्या करते हैं हमारे बॉडी में जा कर के वो ग्लूकोज और फ्रूक्टोज में उस प्रोडक्ट को डिवाइड कर देता है। तो ये एक एग्जांपल है यहाँ पे कम्बिनेशन रिएक्शन की, कि यहाँ पे भी कम्बिनेशन रिएक्शन होता है। जो दूसरा एग्जांपल है हमारा कम्बिनेशन रिएक्शन का, वो एग्जांपल है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन करने का मतलब कंपोजिशन का अपोजिट होगा। अब यहाँ पे रिएक्टेंट में एक सब्सटेंस होंगे, लेकिन जब वो किसी भी केमिकल प्रोसेस के ज़रिए दो अलग अलग सब्सटेंस में बदल जाएगा प्रोडक्ट में। जैसे यहाँ पे AgCl लिया गया है, सिल्वर क्लोराइड है, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो Ag बना दिया, सिल्वर अलग कर दिया और क्लोरीन गैस अलग कर दिया है। तो यहाँ पे सनलाइट के प्रेजेंस में रखने पे अगर AgCl को सनलाइट में रख दिया जाए तो वो ऑटोमेटिक रिएक्शन करता है, सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोरीन गैस जो है वो अलग हो जाता है। तो ये हमारा यहाँ पे देखेंगे दूसरा रिएक्शन था डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर दोज in which the involve known the single substance or the simpler substance are split into the two different substance called the decomposition reaction, and the decomposition reaction is reverse process of the composition reaction। और जो नेक्स्ट टाइप का है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं जो डिस्प्लेस करेगा, अपने पोजीशन को चेंज करेगा। एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस से पोजीशन को चेंज कर लेगा, अपना पोजीशन किसी और सब्सटेंस को दे देगा और उसका पोजीशन खुद को ले लेगा। तो ऐसे रिएक्शन जो होते हैं वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाते हैं, कि रिएक्टिव एलिमेंट विल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट। जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट हैं उनको क्या करते हैं, वो जगह देते हैं। अब जैसे यहाँ पे अगर देखिए आयरन है, कॉपर सल्फेट है, आयरन और कॉपर सल्फेट रिएक्शन करता है। तो यहाँ पे देखिएगा आयरन क्या है वो ज़्यादा रिएक्टिव है। तो यहाँ पे अगर आप देखिए वो क्या करता है, रिप्लेस कर देता है। तो ये सल्फर के सल्फेट के साथ में क्या करेगा, रिएक्शन कर लेगा, तो आयरन सल्फेट बना देगा और कॉपर जो मेटल है वो यहाँ से निकल जाएगा मेटल के फॉर्म में। इसके बाद का रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसमें क्या होगा, दो सब्सटेंस अपने पोजीशन को इंटरचेंज करेगा। अब यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे सोडियम सल्फेट है और यहाँ पे बेरियम क्लोराइड है। तो सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को अगर यहाँ पे हम दिखाते हैं तो ये देखिएगा कि सोडियम क्या करता है, बेरियम का पोजीशन ले लेता है और बेरियम सोडियम के पोजीशन पे आ जाता है। अब यहाँ से जो हमारा सोडियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट था, तो अब ये सोडियम सल्फेट बेरियम सल्फेट में बदल गया, जबकि बेरियम क्लोराइड जो था वो सोडियम क्लोराइड में बदल गया। तो यहाँ पे इंटरचेंजिंग होता है। तो ये रिएक्शन हमारे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाते हैं। इसके बाद का रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है। तो रेडॉक्स रिएक्शन ऑल्सो नोन एज द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। जैसे अभी पढ़ाए हैं रेड से रेडॉक्स है, रेड से मतलब रिडक्शन है और ऑक्स से ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। स्टेप रिएक्शन द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकर बिटवीन द टू स्पीसीज। Oxidation is defined in the addition of oxygen or removal of the hydrogen, and the reduction of defined the removal of the oxygen and the addition of the hydrogen. Oxidizing agent in which the electrons, and in the chemical reaction reducing agent। तो यहाँ पे देखिएगा रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, एक ऑक्सीडेशन होता है एक रिडक्शन होता है। तो ऑक्सीडेशन उसको बोलते हैं जो क्या करता है, ऑक्सीडाइज्ड मतलब दो चीज़ें होती है, एक ऑक्सीडेशन होता है किसी सब्सटेंस का और एक जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो ऑक्सीडेशन होता है, कि ऑक्सीडेशन में मेनली क्या होता है, तो ऑक्सीडेशन में रिडक्शन इज डिफाइंड है। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग, तो ऑक्सीजन मिलता है। तो कहने का मतलब ऑक्सीजन कोई ना कोई दे रहा होगा, जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है वो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। जबकि उसका रिडक्शन होता है और जो ऑक्सीजन को लेता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है और वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। जबकि वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो उसका रिडक्शन होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जैसे यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है और ये कॉपर ऑक्साइड में आप देखिएगा यहाँ पे तो आपको दिखेगा
कि ये जो हमारा कॉपर ऑक्साइड है, तो कॉपर ऑक्साइड में क्या कर रहा है, हाइड्रोजन से रिएक्शन कर रहा है। तो हाइड्रोजन से रिएक्शन करने के बाद क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन को मिल जाता है, तो वाटर बना लेता है और ये कॉपर मेटल अलग निकल जाता है। तो ये क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन को कॉपर जो है, कॉपर ऑक्साइड जो है वो यहाँ पे ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है। तो कॉपर ऑक्साइड इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड हाइड्रोजन जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो ये क्या किया है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो है, लेकिन कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ख़त्म हो रहा है। ऑक्सीजन जिसका ख़त्म होगा वो उसका रिडक्शन होगा, मतलब कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा इस चीज़ के बारे में, तो ये डिफरेंट टाइप के रिएक्शन थे, लेकिन यहाँ पे उसी के ऑक्सीडेशन रिडक्शन के रेडॉक्स रिएक्शन जो है ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है। तो उसमें देखेंगे कोरोजन जो है वो यहाँ पे एक मेन इम्पोर्टेंस रखता है कि मेटल्स आर प्रोन टू कोरेसिव, ये कोरेसिव नेचर का होता है और ऑक्सीजन से बहुत जल्द रिएक्शन करता है। इट इज़ स्लो conversion in the metal into the undesirable compound and occur due to the reaction with the oxygen gaseous acid react with the atmospheric oxygen and the moisture। a layer of the oxide जो है, एक लेयर ऑक्साइड का किसी भी मेटल के ऊपर में क्या होता है, जम जाता है। जैसे अगर हम देखेंगे, अगर हमारे घर में आयरन की कोई चीज़ें होंगी तो आयरन की चीज़ों में क्या होता है, जैसे हमारी विंडो है तो विंडो आयरन की बनी हुई होती है, तो वहाँ पे देखेंगे कि उस पर एक ब्राउन कलर का लेयर चढ़ जाता है। तो वो क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलते हैं और फिर ये क्या करता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज दे देता है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये आयरन पे चढ़ जाता है और ये क्या करता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और यहाँ पे फिर क्या करता है, रिडक्शन होता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का प्रोसेस होता है और यहाँ पे जो है रस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये कोरोजन है। कोरोजन से बचने के तरीके भी है जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो कोरोजन से बचने के लिए क्या करते हैं, उससे रस्ट से बचने के लिए हम लोग उस पर आयरन पे या फिर जो भी मेटल है जो कोरेसिव नेचर का है तो उस पर या तो पेंट कर सकते हैं या फिर उस पर ऐसे मेटल्स को लेपिंग करा सकते हैं जिसके ज़रिए क्या होगा कि वो नॉन कोरेसिव नेचर का होगा। अब जैसे आयरन है तो आयरन की जो रड होगी या फिर आयरन की जो विंडो है या कोई भी सब्सटेंस जो आयरन का है उसको कोरोजन से बचाना है, रस्टिंग से बचाना है, तो या तो उस पर ग्रीस वगैरह लगाते हैं या फिर पेंट करते हैं या फिर उस पर मेटल का पेंट करते हैं। जैसे अब हमारे पास एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम नॉन कोरेसिव नेचर का होता है, उस पर जंग नहीं लगता है तो रस्टिंग नहीं आती है एल्युमिनियम पे, तो एल्युमिनियम पेंट वगैरह उस पर चढ़ाया जाता है, एल्युमिनियम पेंट किया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो अब इसके बाद एक टर्म हमारा आता है, वो आता है रेंसिडिटी। तो ये रेंसिडिटी जो है वो क्या होता है, तो ये एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। ये रेंसिडिटी को देखेंगे, व्हेन फूड कंटेन्स फैट oils are exposed to atmosphere the oxidation of the fat and the oil occurs, this is known as the rancidity। methods to prevent the rancidity, तो क्या कहता है कि हमारे जो फूड्स होते हैं ना उनके अंदर में फैट्स होता है, ऑयल्स होता है, तो वो क्या करता है, एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर। तो वहाँ पे क्या होता है, एटमॉस्फेयर से रिएक्शन करने की जो ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर के अंदर में उसे ऑक्सीजन ले लेते हैं तो ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं। तो ऑक्सीडाइज्ड होने के बाद जो फैट है वो या ऑयल है वो ख़राब हो जाता है। तो यही प्रोसेस को रेंसिडिटी बोला जाता है। तो रेंसिडिटी से बचने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए कुछ मेथड्स हैं। तो मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हम फूड को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। तो फूड को हम स्टोर कर सकते हैं ऑयल्स फ्रॉम द डायरेक्ट सनलाइट में, स्टोर कुकिंग ऑयल्स फ्रॉम डायरेक्टेड सनलाइट। दूसरे तरीके से है कि फूड शुड बी प्लेस्ड एट द लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पे रखिए तो रेंसिडिटी नहीं होगी, क्योंकि ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के लिए ज़रूरी होता है कि वहाँ पे जो हमारा रस्टिंग बनाता है तो या फिर स्पॉइल्ड होता है उसके लिए ज़रूरी होता है कि टेम्परेचर का होना, क्योंकि टेम्परेचर होगा तभी वहाँ पे हीट जो है हीट लेकर के वो वहाँ पे एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, तो हीट की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए हम लोग रेफ्रिजरेटर का यूज़ करते हैं ताकि हम उसको रेंसिडिटी से बचा सके। तो आपने देखा होगा कि रेफ्रिजरेटर में अगर हम फूड को रखते हैं तो रेफ्रिजरेटर में रखने के बाद वो ज़्यादा दिनों तक अच्छा रहता है,
बनिस्बत इसके कि अगर हम उसको विदाउट रेफ्रिजरेटर बाहर में रखें तो जल्द एक्सपायर हो जाता है। वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है कि जैसे ही कम टेम्परेचर होगा तो वहाँ पे जो प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन होगा वो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस नहीं होगा। तीसरा मेथड हमारा होगा एडिंग द एंटीऑक्सीडेंट फूड कंटेन प्रोटेक्टेड एंड डेंसिटी। कुछ एंटीऑक्सीडेंट आता है तो उस केमिकल को भी रख करके हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है पैकिंग मटेरियल शुड रिप्लेस्ड विद एयर विद नाइट्रोजन, या फिर क्या कर सकते हैं रेंसिडिटी से बचाने के लिए उस फूड को पैक करना होगा और पैक उसको एयर टाइट करना होगा और उसमें कोई भी जो इनर्ट गैस को भरना होगा जो कि नोबल गैस होगी, जैसे हीलियम है, नाइट्रोजन है, और भी है, नियॉन है। तो ये सब गैस को भर सकते हैं हम लोग, फिल कर सकते हैं उसके अंदर में। तो इसीलिए आपने देखा होगा जो हमारे यहाँ लेस चिप्स आते हैं या फिर कुरकुरे या इस टाइप से कोई भी फैट की सामान आती है जो पैकेजिंग आती है उसके अंदर जो है एयर भरा हुआ होता है। तो वही एयर नाइट्रोजन को भर करके दिया जाता है ताकि वो ऑयली फूड्स होते हैं उनके अंदर में फ़ैट होता है तो वो फैट होने की वजह से ऑक्सीडाइज्ड हो जाएंगे जल्दी। इसलिए उस पैकेट्स में जो लेज़ हैं, कुरकुरे हैं या फिर इस टाइप की जो भी चीज़ें हैं जिनके अंदर फैट होता है उनको क्या किया जाता है, नाइट्रोजन गैस उस पैकेट में फिल कर दिया जाता है ताकि वो रिएक्शन न कर सके। चूँकि नाइट्रोजन गैस इनर्टनेस भी दिखाता है तो वो रिएक्शन जल्दी नहीं करता है, तो इनर्ट होने की वजह से उसको उस पैकेट के अंदर में डाल दिया जाता है। जो हमारा नेक्स्ट है वो मिनिमाइज द यूज़ ऑफ द सॉल्ट इन द फूड स्टफ़ में जो है फ्राइड फूड जो होगा हमारा उसके अंदर सॉल्ट का जो है यूज़ कम करना है। अगर सॉल्ट का यूज़ कम करते हैं तो वो ज़्यादा देर तक रहता है, क्योंकि सॉल्ट का यूज़ अगर ज़्यादा करेंगे तो वो कम देर तक रहेगा सही, वरना एक्सपायर्ड होने का जो ये होगा टाइम होगी, वो एक्सपायर्ड होने की जो टाइमिंग होगी वो बहुत कम हो जाएगी और सॉल्ट की वजह से भी फूड एक्सपायर्ड हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें थी, हमने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे जो जानना ज़रूरी था। तो इस टॉपिक के लिए हमने आपके लिए वीडियो बनाया है। तो इस टॉपिक्स के सारे वीडियो को लेक्चर को आप देखिए। इसके बाद केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का हम सेकंड लेक्चर लाएंगे जिसके अंदर कुछ बेसिक क्वेश्चंस होंगे जो कॉन्सेप्ट बेसिस होगा, स्मॉल क्वेश्चन होगा, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो उनको देखने से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो को कंटिन्यू देखिए और वीडियो को देखने के साथ में फुल वीडियो देखिए ताकि आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। और उसके बाद भी अगर कोई किसी टॉपिक्स में प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उस टॉपिक पे फिर दोबारा से वीडियो बनाऊंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और फिर अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।